Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is catalyst. थर्ड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है ये हमारे पास. कैटलिस्ट आर एनी केमिकल सब्सटेंस या एनी केमिकल दैट स्पीड अप रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ कैटलिस्ट. और इन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दे आर रिटेन या ये जो है अनरिएक्टेड फॉर्म में या अनचेंज फॉर्म में हमें मिल जाते हैं एंड दे आर नॉट कंज्यूम इन दैट केमिकल रिएक्शन. उस केमिकल रिएक्शन में ये आपके पास क्या है कि कंज्यूम नहीं होते और इस प्रोसेस को हम कैटालिसिस प्रोसेस कहते हैं. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट लाइक कैटलिस्ट कैन जनरली स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज़ अनचेंज एंड रिकवर्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन. मतलब हम किसी कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करेगा कि आपके पास जल्द से जल्द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाए, जबकि वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता. थर्ड पॉइंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वी आर यूजिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन. मतलब बहुत कम अमाउंट में हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए. हम देखते हैं कि अगर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखें तो उससे आपको मिल जाएगा वाटर एंड ऑक्सीजन. अगर नॉर्मल कंडीशन में विदाउट द कैटलिस्ट हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो आपके पास क्या है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो होती है, जो हमें बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था. लेकिन हम जैसे ही इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दें या पोटाशियम आयोडाइड डाल देते हैं तो एकदम से आपके पास ब्रिस्क एफरेसेंस से के साथ क्या है ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा. ठीक है. सो इसकी वजह से क्या हुआ कि कैटलिस्ट ने इस रिएक्शन को स्पीड अप कर लिया. फिर अब अगर हम देखें कि कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ क्रूड ऑयल की अगर देखें तो उसमें भी हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. क्रूड ऑयल आपके पास क्या है अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ नेचुरल ऑयल वगैरह है. मतलब आप जो है किसी भी नेचुरल ये क्रूड ऑयल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनरिफाइंड फॉर्म है ऑयल की. ठीक है. जब हम इसको उनके रिजर्वायर से हासिल करते हैं तो इनकी रिफाइनिंग करते हैं. रिफाइनिंग के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें जल्द से जल्द और आसानी से मिल जाए. तो मोस्टली क्रूड ऑयल को हम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन रिफाइन करते हैं, उनकी कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं. मतलब उनको अपने कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट में डिसोसिएट कर लेते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन्स मिल जाएंगे और कैटलिस्ट जो है इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा. इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स है, जैसे कि ग्लाइसरीन हो गए, जैसे कि बेंजीन हो गए, जैसे कि आपके पास पेट्रोल हो गया है, जैसे कि आपके पास हाई ऑक्टेन हो गया या नेचुरल गैस वगैरह. ये सारे हमें क्रूड ऑयल से मिलती है. सो these are a certain catalytic reaction which are speed up by the presence of catalyst. कैटलिस्ट की एब्सेंस में हम कोई या ये रिएक्शन जल्दी से नहीं कर सकते. फिर हमारे पास तीन टाइप के कैटलिस्ट होते हैं या कैटालिसिस की तीन मेथड्स हैं. दैट इज़ होमोजीनियस कैटलिस्ट, heterogeneous catalyst and enzyme catalyst. Homogeneous catalyst are those catalysts in which the catalyst and reactants are in the same phase. Heterogeneous catalysts are those catalysts in which the reactant and catalyst are in a different phase. And enzyme catalysts are those catalysts which are found in a living organism. Like कोई भी living organism में chemical reactions होते हैं तो वहाँ पे जो catalyst यूज़ होता है उसको हम enzyme कहते हैं. Now हमें कैसे पता चला कि ये जो कैटलिस्ट है ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं या ये जो कैटलिस्ट है ये केमिकल रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं. हम इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अलोंग द वाई एक्सिस हम एनर्जी को प्लॉट करते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन को देखते हैं. जब हम इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट देखते हैं तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए.
ठीक है। लेकिन जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज़ अटेन बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट अ वेरी लो एनर्जी लेवल। सो आपके पास क्या होगा कि जल्द से जल्द वो मॉलिक्यूल जो है एक्टिवेट होके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना लेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर लेते, कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पास प्रोडक्ट आसानी से बन जाते हैं। फिर हम वन बाय वन इन सारे कैटलिस्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट। Homogeneous catalysts are those catalysts in which the reactants and the catalyst are in a same phase. वो आपके पास लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, एज वेल एज वो आपके पास गैसियस फेज में भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि मैं एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट करना चाहती हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि इथाइल एसीटेट भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर भी हमारे पास लिक्विड है, और जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। तो उसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा। सो ये तीनों की तीनों लिक्विड फेज में यूटिलाइज्ड हो रहे थे। प्रोडक्ट हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाते हैं और अल्कोहल बनते हैं। सो इस किस्म की रिएक्शन को हम होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो कांटेक्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए हमें पहले चाहिए सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें सल्फ़र का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से मिल जाता है, लेकिन फिर फर्दर हमें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड चाहिए। सो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में हम लेते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन भी गैस है, और इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। सो इसकी प्रेजेंस में हमारे पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। सो इसमें सारे के सारे कैटलिस्ट सेम होमोजीनियस फेज में थे, लेकिन सारे के सारे गैसियस फेज में थे। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं एंड गैसियस फेज में भी हो सकते हैं। फिर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात कर ले। सो इन दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस रिएक्शंस आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट बोथ आर इन अ हेट्रोजीनियस स्टेट। लाइक वी आर टेकिंग ट्रांजिशन मेटल मोस्टली हेयर एज अ कैटलिस्ट। हम क्या करते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स को एज अ कैटलिस्ट लेते हैं। लाइक हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन करना चाहते हैं, अल्केन की प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, दीज आर ऑल ट्रांजिशन मेटल्स, इसको यूज़ करते हैं, जिनकी सरफेस पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस एज वेल एज अल्कीन्स जो है वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर ये क्या कर लेते हैं कि अल्कीन एंड हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अल्केन बना लेते हैं। अगर हम इन द एब्सेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम के हाइड्रोजन को रिएक्ट करना चाहते हैं अल्कीन के साथ, सो हाइड्रोजन भी गैस है, अल्कीन भी गैस है, तो वो तो दोनों उड़ेंगे। वो कैसे रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन के लिए इनको एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आना चाहिए, और कांटेक्ट के लिए हमने क्या किया, कैटलिस्ट को एज अ मीडियम यूज़ किया है। दैट इज़ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम को हमने एज अ सरफेस यूज़ किया है। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट अल्केन बन जाएंगे। सो ये जो है हमारे पास एग्जांपल है heterogeneous catalysis in which the reacting species are gases but the catalyst is in a solid state. फिर एंजाइम कैटलिस्ट की बात करते हैं। सो एंजाइम कैटलिस्ट आर एक्चुअली द कैटलिस्ट विच आर फाउंड इन अ लिविंग थिंग्स। लाइक लिविंग थिंग्स में जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इसको हम एंजाइम कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट आर प्रोटीन्स इन नेचर विद अ हाई मोलिक्यूलर वेट। लाइक हम क्या करना चाहते हैं कि लेट सपोज़ हम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे सलाइवा में कुछ एंजाइम होते हैं जिनको हम टाइलिन कहते हैं।
टाइलिन की प्रेजेंस में स्टार्च की डिकम्पोजिशन जल्दी होगी और हमारे पास शुगर बनेंगे, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। अगर किसी इंसान के सलाइवा में या माउथ में टाइलिन एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो वो स्टार्च को डिकम्पोज या डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। सिमिलरली अगर हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज जूसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द decomposition of the proteins, ठीक है। सो दीज आर एक्टिंग व्हाट, दीज आर एक्टिंग एज अ एंजाइम, और हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कैटलिस्ट।